एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं सीयूईटी 2022 के हिस्ट्री के डोमेन के पेपर के बारे में। 50 क्वेश्चंस हम लोग इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड डिस्कस करेंगे। 2023 2024 के पेपर भी मैं डिस्कस कर हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो गो चेक इट आउट। अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो काइंडली डोंट गो विदाउट liking the video. Also subscribe the channel if you like द पेपर डिस्कशन। इस पेपर डिस्कशन का मोटिव केवल आपको आंसर बताना नहीं है, वो तो आप ऑलरेडी कहीं से भी ढूंढ लेंगे। इस पेपर डिस्कशन में हम लोग एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर और कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, वेस्टिंग योर टाइम, आइए शुरू बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है कि जो हड़प्पन्स है वो लेपिस लाजुली जो एक ब्लू स्टोन है वो कहाँ से प्रयोग किया करते थे। देखिए, अफगानिस्तान की एक जगह है, अफगानिस्तान में है ये शौतुगा है। और आज भी ना जो ब्लू स्टोन है वो जनरली लैपिस लाजुली ही है, और वो अफगानिस्तान से ही हम लोग प्रोक्योर करते हैं। आज भी लैपिस लाजुली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने वाले लोग आज भी इस स्टोन को पहनते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की बेटा। क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर बोल रहा है आइडेंटिफाई द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमको ये पता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके फर्स्ट डायरेक्टर जिसको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है इंडिया में, अलेक्जेंडर कनिंगम है। हालांकि आइडेंटिफाई करने के लिए बात करें, मतलब किस डायरेक्टर जनरल के टाइम पीरियड में अगर ये पूछा जाए कि डिस्कवरी होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो वो हमको पता है कि जॉन मार्शल जो थे, वो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने तब हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करी थी। चलिए चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पॉइंट द एविडेंस नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो ये बोल रहा है कि उसमें से एक ऐसी चीज इस पूरे चार पॉइंट्स में से अलग कीजिए जो प्रूफ की तरह, मतलब आप एक एविडेंस की तरह आप उसको नहीं ट्रीट कर सकते हैं कि हड़प्पन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे। भाई देखो, टेराकोटा बुल ये एक बिल्कुल ऑब्वियस एग्जांपल है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हम्ड बुल, ज्यादातर ये लोग जिस बुल का इस्तेमाल करते थे वो हम्ड बुल होता था। और हम्ड बुल की एक सबसे अच्छी रेलेवेंस एग्रीकल्चर में क्या है कि प्लग को खींचने के काम में आते हैं हम्ड बुल। तो जो बुल का हम्प होता है ना, मतलब पीठ पर जो कुबड़ निकला होता है वहां पर प्लग जनरली आप लोग टिका देते हैं। तो हम्ड बुल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में। उसके बाद सेकेंड है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग। तो अगर हमें टेराकोटा मॉडल मिले हैं प्लग का, तो इसका मतलब ये एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को ऑब्वियसली प्रूफ बनता है कि ये लोग प्लग के बारे में जानते थे। उसके बाद ट्रेसिस ऑफ कैनाल्स, हमको कुछ कैनाल्स के ट्रेसिस मिले हैं अफगानिस्तान के शौतुगाई से। कैनाल्स का मतलब सबको समझ में यहाँ पर आ ही जाता है, इसका मतलब इरिगेशन के लिए ये लोग इसको यूज करते होंगे। बट यहाँ पे जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, वो कोई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का प्रूफ नहीं है, इसलिए आंसर भी यही होगा। क्यों? क्योंकि ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स जनरली ये हड़प्पा की टाउन प्लानिंग को समझाने के लिए अच्छा है। टाउन प्लानिंग को अगर आपसे पूछा जाए तो ये टाउन प्लानिंग को सिग्निफाई करता है, ये कोई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को सिग्निफाई नहीं करता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता दूं कि ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है, जब कोई रोड दूसरी रोड को 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, तो एक चेस बोर्ड जैसा, एक चेस बोर्ड के जैसा स्ट्रीट या एक शहर जो कि चेस बोर्ड जैसा दिखेगा, वैसा कुछ दिखने लगता है। ऐसे चेस बोर्ड जैसे पैटर्न को ग्रिड पैटर्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स। बहुत सारे कॉपर कॉइन्स हम लोगों ने ढूंढने हैं, और ये पूछ रहा है कि वो कॉपर कॉइन्स उस समय कौन इशू करता था। देखिए, आप लोगों के एनसीईआरटीज में एक छोटे से डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर योद्यास के बारे में कुछ लिखा हुआ है। योद्यास ये लोग सिग्निफिकेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में 1000 कॉपर कॉइन्स इन्होंने इशू करे थे। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्रा और द सन ऑफ गॉड। आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर डायनेस्टी से पहले मौर्यन डायनेस्टी इंडिया पे रूल करती थी, है ना जी। और मौर्यन डायनेस्टी ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था। अगर हम बात करें तो मौर्यन डायनेस्टी के किंग अशोक, वो अपने आप को बिलवड ऑफ गॉड्स कहते थे। बिलवड ऑफ गॉड्स, बिलवड स्लेव ऑफ गॉड्स, देव नाम पिया, पिया दासी, ऐसे कुछ टाइटल्स का वो यूज करते थे। और किंग इतने बड़े बड़े टाइटल जनरली यूज क्यों कर रहा है, तो अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाए तो एक बात समझ में आती है कि किंग अपना एक लेजिटिमेसी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, एक डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है सोसाइटी में कि जो कुछ भी राजा बोलता है वो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए।
तो यहाँ पे देवपुत्रा ये टाइटल किसने अडॉप्ट किया? मौर्यन डायनेस्टी के खत्म होने के बाद इंडिया में पोस्ट मौर्यन पीरियड आता है, और पोस्ट मौर्यन पीरियड में कुशाना रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशानाज ही वो हैं जिन्होंने लॉन्ग कोट, जिन्होंने टर्बन, ये सारी चीजें इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस करी। और कुशाना किंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट किंग है कनिष्क। तो कुशाना रूलर्स अपने आप को ऑब्वियसली इंडिया में कभी कभार देवपुत्रा या सन ऑफ गॉड्स के नाम से अपने आप को बोलते थे। ऑफ कोर्स रीजन बिल्कुल यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी वाला ही है, अपने नाम का एक लेजिटिमेट करना। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि नेम द चाइनीज ट्रेवलर और स्कॉलर हु विजिटेड पाटलिपुत्रा सिटी इन 7th सेंचुरी कॉमन एरा, सी का मतलब कॉमन एरा, ही फाउंडेड इन रूइंस विद द स्मॉल पॉपुलेशन। पहली बात तो ये 7th सेंचुरी कॉमन एरा की बात कर रहा है। तो 7th सेंचुरी कॉमन एरा को आप लोग एडी भी कह सकते हैं। तो 7th सेंचुरी एडी की अगर मैं आपको बात करूं तो गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हो चुका है। और तो इसलिए जब ये पाटलिपुत्र गया, तो पाटलिपुत्र जाने के बाद इसको लगा कि यार यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। तो वो कौन सा स्कॉलर है जो पाटलिपुत्र आया और उसको 7th सेंचुरी एडी में पाटलिपुत्र देखकर इतना सुंदर नहीं लगा जितना वो सुंदर हुआ करता था? तो आपको बता दूं यहाँ पे नाम है जुआन जैंग। जुआन जैंग इज द आंसर हु विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी एडी। क्योंकि अगर यहाँ पे फाहियान की बात करें तो देखो यार, फाहियान इंडिया में गुप्ता पीरियड में आता है। अगर हम बात करें गुप्ता, कौन सा गुप्ता किंग है जिस टाइम पर फाहियान इंडिया आया, तो यहाँ पर आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। जो चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में ये इंसान इंडिया में आता है, फाहियान। तो जुआन जांग जो है वो इंडिया में विजिट करता है और बोलता है कि सर देखो, पाटलिपुत्र उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर मेरे प्रीवियस ट्रेवलर्स ने बताया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मीन्स फॉर मेन टू एक्वायर वेल्थ। मनुस्मृति जैसे कि आपको बता दूं, पहली बात तो ये मनु के द्वारा लिखा गया एक टेक्स्ट है। तो व्हाट इज मनुस्मृति? मनुस्मृति इज अ लॉ बुक, कोडिफाइड लॉ बुक रिटन बाय मिस्टर मनु। और इसमें ना एक जनरली लॉ बुक की तरह, मतलब अगर आप ये करोगे, ये क्राइम करोगे तो क्या सजा मिलेगी, सब चीजें इस मनुस्मृति में लिखी हुई है। और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि मनुस्मृति के साथ एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है मनुस्मृति के साथ कि ये हिंदू धर्म में जितने भी वर्णास है ना, ये वर्णों के बीच में बहुत ज्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन करता है। एक ही पनिशमेंट, एक ही क्राइम की अलग अलग पनिशमेंट ये दिखाता है अलग अलग वर्णों के लिए। तो ये बोल रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सी चीज है जो कभी किसी को पैसा कमाने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मीन्स फॉर मैन टू एक्वायर वेल्थ, मतलब गलत तरीका है पैसा कमाने का। तो इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो मनुस्मृति ने कभी नहीं बोला कि हाँ, इसके इसको यूज करके भी आप पैसा कमा सकते हैं? तो ऑफ कोर्स मनुस्मृति ने कभी चोरी करने की हिदायत नहीं दी। तो स्टीलिंग इज नॉट वन ऑफ द मीन्स फॉर मैन टू एक्वायर वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन यहाँ पर मनुस्मृति से पूछा गया। मनुस्मृति यहाँ पर बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? देखो यार, यहाँ पे दो तरह की मैरिजेस होती हैं। एक होती है एंडोगेमी, और इसी का अपोजिट अगर हम बात करें तो वो होता है एक्सोगेमी। तो एंडोगेमी का तो मतलब होता है विद इन द कास्ट, विद इन द कास्ट। अगर आप अपनी कास्ट के अंदर ही शादी करें तो इट इज कॉल्ड एंडोगेमी। और अगर आप अपनी कास्ट के बाहर मैरिज करते हैं तो इसको आप लोग एंडोगेमी कहते हैं। सॉरी, इसको आप लोग एक्सोगेमी कहते हैं। तो जनरली इंडिया में आज भी ना बहुत हद तक एंडोगेमी प्रेवलेंट है। एक्सोगेमी हम लोग जनरली यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। तो एंडोगेमी की बात करते हैं। तो व्हाट इज एंडोगेमी? एंडोगेमी इज द मैरिज विद इन योर सोशल ग्रुप, विद इन योर कास्ट, विद इन योर किन। और एक्सोगेमी का मतलब होता है द मैरिज आउटसाइड योर सोशल ग्रुप, आउटसाइड योर क्लास, आउटसाइड योर किन, आउटसाइड योर कास्ट। तो ऑफकोर्स एंडोगेमी का मतलब पूछ रहा है, तो आंसर यहाँ पर विद इन द कास्ट और किन ग्रुप आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से पूछ रहा है सेलेक्ट द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय ब्राह्मणास टू एनफोर्स द नॉर्म्स ऑफ राइट ऑक्यूपेशन। कौन सी ऐसी थ्योरी यहाँ पर ब्राह्मणास ने यूज करी? कौन सी ऐसी थ्योरी, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी यहाँ पर ब्राह्मणास यूज करते हैं जिससे एक राइट ऑक्यूपेशन के नॉर्म को ये एनफोर्स कर सकते थे? भाई कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करी? तो चार स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं। इन स्टेटमेंट्स के नीचे कोड भी आपके पास गिवन है। तो ऑफ कोर्स कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी, कम से कम दो स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोलता है दे एजर्टेड, ब्राह्मणास एजर्टेड थ्रू हिम्स इन ऋग्वेदा दैट वर्ना वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन। अब यहाँ पे राइट ऑक्यूपेशन से मेरा मतलब क्या है? नॉर्म ऑफ राइट ऑक्यूपेशन को ब्राह्मणास किस तरीके से सोसाइटी में एनफोर्स करते थे?
तो ये जरूर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि ब्राह्मणास ने इंडिया में वर्णा सिस्टम बनाया। जो वर्णा सिस्टम था वो आपके बर्थ के ऊपर बेस था। और वर्णा सिस्टम एक तरीके से लैडर सिस्टम था, जिसमें सबसे ऊपर खुद ब्राह्मणास थे और सबसे नीचे शूद्रास थे। बीच के दोनों में सेकंड नंबर पर क्षत्रियास और थर्ड नंबर पर वैश्यास थे। यहाँ पर जिस भी वर्णों में आप पैदा होते थे ब्राह्मणास उस वर्णों के साथ अटैच ऑक्यूपेशन भी साथ के साथ ही बताते थे कि अगर आप ब्राह्मणास हैं तो आपका ऑक्यूपेशन होगा वेदों को पढ़ना, पढ़ाना और यज्ञ करना। इफ यू आर अ क्षत्रिय देन योर ऑक्यूपेशन इज टू सेव द पीपल, प्रोटेक्ट द पीपल, रूल। राजा क्षत्रिय हो सकता था। इफ यू आर अ वैश्य देन योर ऑक्यूपेशन इज व्हाट? टू अर्न द मनी एंड पे द टैक्स, टू डू ट्रेड, टू डू एग्रीकल्चर, टू अर्न द मनी एंड पे द टैक्स। एंड इफ यू आर अ शूद्रा, तब आपका एक ही ऑक्यूपेशन है, टू सर्व द अपर थ्री वर्नास। तो ऑफकोर्स उन्होंने वर्ना सिस्टम के जरिए एक नॉर्म ऑफ राइट ऑक्यूपेशन को एनफोर्स करने की कोशिश करी। तो स्टेटमेंट नंबर ए तो करेक्ट है। और अगर आपको पता है स्टेटमेंट नंबर ए करेक्ट है तो ए वाले ऑप्शन से यहां पर अलग कर लीजिए। मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होगा। इन तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थ्योरी। दे एडवाइज किंग्स टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स। ऑफ कोर्स इन सभी नॉर्म्स को लोग अच्छे से फॉलो करें, वरना सोसाइटी को लोग अच्छे से फॉलो करें, ये कौन इंश्योर करेगा? ब्राह्मण तो कर नहीं सकते हैं। ऑफ कोर्स राजा ही एनफोर्स करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर राजाओं को एडवाइस करा कि सर देखिए, आपका काम है टू प्रोटेक्ट द पीपल, टू रूल द किंगडम। तो किंगडम को रूल करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको फिनोमिना हम बता दे रहे हैं कि आपके किंगडम में अगर वर्ना सिस्टम फॉलो नहीं होता है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपके किंगडम में वर्ना सिस्टम लोग अच्छे से फॉलो करें। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर बी भी करेक्ट है। दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय देयर मेरिट। नहीं, यहाँ पर मेरिट ही तो नहीं है। अभी मैंने क्या बताया कि वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन बर्थ। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने मेरिटोरियस थे। अगर आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं तो ऑटोमेटिकली यू एंजॉय द हाईएस्ट स्टेटस इन द सोसाइटी। दे नेवर अटेम्प्टेड टू एनफोर्स एनीथिंग, इट वाज जस्ट दैट द पीपल चोज देयर ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नहीं है, पीपल चोज देयर ऑक्यूपेशन। ये बोल रहा है कि कभी ब्राह्मणास ने कुछ एनफोर्स करने की कोशिश करी ही नहीं, तो लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन खुद चूज किया। अरे आज का इंडिया थोड़ी ना था। आज के इंडिया में तो आपके पास आर्टिकल नंबर 19 है। आर्टिकल नंबर 19 पार्ट एफ, नहीं, पार्ट जी, EFG, हाँ पार्ट जी जो है वो आपको राइट टू प्रोफेशन देता है। यहां पर थोड़ी ना था कोई राइट टू प्रोफेशन। तो लोगों के पास तो ऑप्शंस थे ही नहीं ना। तो ब्राह्मणास ने तो पहले ही बता दिया कि भैया पहले तो अब आपका वर्ण पूछेंगे, उसके बाद आपके वर्ण से जुड़ा हुआ आपका ऑक्यूपेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो यहाँ पर ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि नहीं, मतलब लोगों ने अपना वरना जो है वो खुद चूज किया। नहीं, कोई भी खुद चूज कर कह रहा है? ब्राह्मणास ने तो सबके लिए एक सोसाइटी में नॉर्म बना दिया है और नॉर्म आपके सामने है। इसके बाद चलते हैं आगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? ए एंड बी। और ए एंड बी है आपका पास ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर्स पैनल्स एंड टुक देम टू मद्रास। इसमें से वो कौन इंसान था जिसने अमरावती को ढूंढा, अमरावती को विजिट किया, उसके बाद अमरावती के पास जितने भी उसको पैनल्स दिखे, जो बहुत ही सुंदर सुंदर पैनल्स थे, वो सारे पैनल्स उठा के मद्रास ले गया? ऑफ कोर्स इसका आंसर कुछ और नहीं है, वॉल्टर इलियट है। ये आप लोगों ने जरूर अमरावती के चैप्टर में जरूर पढ़ा है आपने। और ये मैंने 2023-24 के पेपर डिस्कशन में भी इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन अमरावती से उठकर आ रहा है, ये हम लोगों ने वहां पर देखा है। क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग्स। आपको पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मैच करनी है, उसके बाद यू हैव टू टेल मी विच वन इज करेक्ट। तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कुछ सांची स्तूप के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिंबल्स हैं, जैसे शलभंजिका, एलिफेंट्स, एम्प्टी सीट। और फिर उन सिंबल के मतलब आपके सामने दिए हुए हैं। तो हर एक सिंबल का मतलब क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये मैं जनरल टेस्ट में भी जब हिस्ट्री पढ़ाता हूं तब भी मैं बोलता हूं कि बुद्धिज्म में ना सबसे इंपॉर्टेंट है सिंबल्स। तो हम लोगों ने कुछ एक सिंबल्स तो क्लास में पढ़े हैं। मैंने 5 सिंबल्स यहाँ पर पढ़ाए हैं, जिसमें एम्प्टी सीट का मतलब होता है मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। अगर कहीं पर किसी भी स्कल, तो एम्प्टी सीट का मतलब यहाँ पे साफ साफ ये है कि बुद्धा मेडिटेट कर रहे हैं।
व्हील की बात करते हैं। व्हील का मतलब कुछ नहीं है, अगर आपको याद आ रहा हो, धर्म चक्र परिवर्तन आपने अपने चैप्टर में पढ़ा था। गौतम बुद्ध ने आफ्टर अटेनिंग नॉलेज अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया था। और बुद्धिज्म में एक परंपरा है कि गौतम बुद्ध के हर लाइफ इवेंट को एक सिंबल दे देते हैं। तो व्हील इज द सिंबल ऑफ फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्धा। तो ऑफ कोर्स व्हील का यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। शलभंजिका, शलभंजिका की बात करते हैं तो ये एक ऑस्पिशियस सिंबल माना गया है बुद्धिज्म में, एक बहुत ही पवित्र सिंबल माना गया है शलभंजिका। एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज लेफ्ट? एलिफेंट। तो ऑफ कोर्स एलिफेंट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड विजडम। तो 4 3 1 2 इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से पूछ रहा है कि सांची स्तूप जो है वो बच गया, सांची स्तूप कॉम्प्लेक्स बच गया, अमरावती नहीं बच पाया, है ना। अमरावती हम लोगों ने देखा, अमरावती में तो कई सारी चीजें अंग्रेज उठा के साथ ही ले गए। तो सांची स्तूप कॉम्प्लेक्स बच गया, क्यों बच गया आखिरकार, कैसे बच गया आखिरकार? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है सांची स्तूप कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड ड्यू टू व्हाट। तो मुझे लगता है पहला, द डिसीजन ऑफ शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम। तो बिल्कुल शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम के डिसीजंस की वजह से ये सरवाइव किया। या दूसरा रीजन हम लोग कह सकते हैं, ये भी ठीक है कि सर ये रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स की नजर से बचा रहा, नहीं तो अगर ये भी दिख जाता तो इसके भी पीसीस को उठा के ये लोग लंदन म्यूजियम ले जाते। ऑप्शन नंबर सी, गुड लक इन एस्केपिंग द आईज ऑफ दोज लुकिंग फॉर फाइंड्स टू कैरी अवे टू द म्यूजियम ऑफ यूरोप। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर अंग्रेजों को पता लग जाता तो जरूर इसके भी पीसीस को उठाकर वो अपने साथ अपने देश ले जाते। तो कहीं ना कहीं तीनों पॉइंट करेक्ट है। एक बार हम पॉइंट नंबर 4 और 5 भी देख लेते हैं। स्टेप्स टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंजर्व द स्तूपा। कोई स्टेप नहीं लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्तूपा को कंजर्व करने के लिए। अमरावती का तो हाल हम लोगों ने देखा ही है क्या किया इन्होंने। स्टेप्स टेकन टू डिमार्केट इट एज अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। क्या इसको रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिमार्केट किया था ब्रिटिशर्स ने? नहीं किया था, ये भी गलत है। तो इस पूरे क्वेश्चन का सही आंसर मुझे लग रहा है ऑप्शन ए बी सी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन आपसे पूछता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन इन डिटेल अबाउट द यूनिक अबाउट द यूनिक कम्युनिकेशन और अबाउट द पोस्टल सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए बेटा, ये वो इंसान है, आपको शायद क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा। इस इंसान ने अपनी बुक रिहाला में दिल्ली सल्तनत के पोस्टल सिस्टम को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। कौन है ये? रिहाला सुनते ही शायद आप लोगों के पास आंसर आ गया होगा, इब्न बतूता। ऑफ कोर्स यही वो आदमी है। इब्न बतूता ने अपनी बुक रिहाला में ना तो केवल पोस्टल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताया, बट ये अपनी बुक में और भी बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे डेट और पाम ट्री, डेट पाम और कोकोनट ट्री को ये थोड़ा सा आपस में कंपेयर करता है। इसके साथ ही बीटल लीव्स के बारे में बताता है, पान के पत्तों के बारे में। और जिस सुल्तान के टाइम पीरियड में इंडिया में आता है, वो सुल्तान यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक है। याद आ रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके लिए बहुत से गिफ्ट्स वगैरह लेकर गया था ये ट्रेवलर्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए जी, तो नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। अगेन यहाँ पे दो लिस्ट आपके पास गिवन है, लिस्ट वन को टू के साथ मैच करना है। लिस्ट वन में आपके पास बहुत सारे टाइटल्स हैं जो राजाओं ने अडॉप्ट करे, और लिस्ट टू में आपके पास कुछ सूफी संतों के नाम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, सबसे पहले तो जो आता है वही कर लेते हैं। अजमेर के यहाँ पर एक संत है जिनका नाम है शेख या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनको गरीबों का कंफर्टर कहा जाता था, कंफर्टर ऑफ द पुअर, इसलिए उनको गरीब नवाज का टाइटल दिया गया था। तो बी का तो स्टेटमेंट नंबर 1 है ही। और अगर आपको इतना भी पता है, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत ज्यादा जगह पर लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये याद रहने वाली चीज है। अगर इतना भी याद आपको है तो मेरे हिसाब से देर इज नो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट द आंसर, क्योंकि बी का अगर स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है तो ऑफकोर्स आपको आपका आंसर मिल गया है। बट फिर भी यहाँ पर समझने के लिए एक बार देख लेते हैं। सुल्तान सुल्तान उस सॉरी सुल्तान उल माशेक, सुल्तान उल माशेक ये टाइटल अडॉप्ट किया था शेख निजामुद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में आपको देखने को मिलती है। निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड है। आपको पता होगा जिस तरीके से भक्ति इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स, जिसमें अलवर और नयानर्स आते हैं, उसी तरीके से सूफी मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स, और यहाँ पे ग्रुप्स को सिलसिला कहा जाता है। फिर है गंज, गंज शकर। गंज शकर बेटा ये टाइटल अडॉप्ट किया था शेख फरीदुद्दीन ने, शेख फरीदुद्दीन। चिराग ए दिल्ली, चिराग ए दिल्ली दिस टाइटल वाज अडॉप्टेड बाय शेख नसीरुद्दीन।
शेख नसीरुद्दीन भी दिल्ली में है, जिस तरीके से निजामुद्दीन औलिया भी दिल्ली में है। तो दिल्ली के दो बहुत इंपॉर्टेंट सूफी सेंट यहाँ पर है। मुझे लगता है अगले साल के पेपर में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट इज रिलेटेड टू दिल्ली। तो दिल्ली के दो ही सूफी संत हैं, निजामुद्दीन औलिया और शेख नसीरुद्दीन। शेख नसीरुद्दीन को चिरागे दिल्ली बोल सकते हैं आप लोग, और शेख निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल माशेख बोल सकते हैं आप। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये लोग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, जिसका स्टेटमेंट नंबर 1 इज द आंसर। उसके बाद अगेन ये भक्ति मूवमेंट से आया है। भक्ति मूवमेंट में एक लड़की है अंडल, जो कि एक विमेन सेंट है। और कौन से संप्रदाय की है? तो अलवर। एंड वी नो दैट अलवर सेंट्स, दे वर द वर्शिपर्स ऑफ विष्णु। अलवर सेंट्स वर द वर्शिपर्स ऑफ विष्णु। तो यहाँ पर तो खुद ही बता रखा है उसने कि वो अलवर सेंट है। अगर आपको अंडल नाम नहीं भी याद था तो अलवर तो आपको टीचर ने बताया ही होगा ना बेटा, अलवर वर द विष्णु वर्शिपर्स, और इसका अगेंस्ट में जो है वो नयानर्स है। तो नयानर्स वर द शिव वर्शिपर्स। तो अंडल ने किसकी यहाँ पर याद में बहुत सारे भजन लिखे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी, और किसको ये लोग, मतलब अंडल किसको ज्यादा पूजती थी? तो ऑफकोर्स यहाँ पर आंसर विष्णु होगा, क्योंकि अलवर सेंट्स तो विष्णु को ज्यादा यहाँ पर मतलब मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। दोबारा यहाँ पर दो लिस्ट आपके पास है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको कंपेयर करना है। लिस्ट 1 में कुछ नाम है और लिस्ट 2 में उसके मतलब। जैसे सबसे पहला है शाहदा। शाहदा का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आप इस्लाम पढ़े, अपनी बुक्स में पढ़े, तो शाहदा का मतलब होता है प्रोफेट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। यहाँ पर बताया गया है जब इस्लाम का रिलीजन, इस्लाम का बर्थ आप लोगों के सामने रखा जाता है ना, तब उसमें यह बताया गया था कि प्रोफेट मोहम्मद ने अपने आप को शाहदा बोला। प्रोफेट मोहम्मद कोई गॉड नहीं थे। उन्होंने क्या बोला कि मैं तो गॉड के द्वारा भेजा गया एक मैसेंजर हूं यार। तो शाहदा इज द वर्ड यूज बाय प्रोफेट मोहम्मद टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ दैट आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। उसके बाद सेकंड, सलात। सलात का मतलब क्या होता है? सलात का मतलब होता है, देखो, बीइंग अ मुसलमान आपको एक दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होती है। तो वो 5 बार नमाज अदा करने को, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे इज व्हाट यू टर्म एज सलात इन कुरान। उसके बाद है स्वम। स्वम की बात करते हैं तो बेटा, द मीनिंग ऑफ स्वम मीन्स, जैसे हमारे नवरात्रों में हम लोग फास्ट रखते हैं, तो उसी तरीके से रमजान के महीने में मुस्लिम्स फास्ट रखते हैं। और मुसलमानों की फास्ट को, रमजान के दौरान रखे गए फास्ट को स्वम कहा जाता है। एंड जक़ात, व्हाट इज जक़ात? यहाँ पर मुसलमानों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक मुसलमान को हर दिन कुछ पैसे जो है अपनी इनकम का अपनी टोटल इनकम का कुछ परसेंटेज, मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10% के आसपास है शायद। 10 नहीं तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये 2.5% हो, और इसको जक़ात कहते हैं ये लोग। तो यहाँ पे 2.5% ही है बेटा, 10 नहीं है, 2.5% है। तो आपको अपनी टोटल इनकम का 2.5% जो है वो गरीबों में दान देना चाहिए। इसको जक़ात कहते हैं, जक़ात देना। तो बहुत सारे मुस्लिम्स क्या करते हैं ना कि वो रोज का 2.5% निकाल लेते हैं, ताकि इकट्ठे इनकम में से 2.5 निकालेंगे तो ज्यादा बर्डन पड़ेगा, तो बर्डन ना पड़े उन्हें। जनरली ज्यादातर मुस्लिम्स क्या करते हैं कि वो पूरे साल भर की जक़ात जो है वो रमजान के महीने में दे देते हैं। तो व्हाट इज जक़ात? जक़ात मीन्स गिविंग आर्म्स, मतलब दान देना। तो इस तरीके से 2412, और ये कोड है ऑप्शन नंबर 1 का। इस तरीके से आपको आंसर मिल गया, आई होप। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर से निकल कर आया है। इसमें कुछ, एक पहली लिस्ट में ट्रेवलर्स के नाम है और दूसरी लिस्ट में है कि वो कौन कौन से ट्रेवलर्स कौन सी कंट्री से आए थे। सबसे पहले अगर मैं डोमिनिगो पेस की बात करता हूं तो ये भाई आया था पोर्तुगल से ड्यूरिंग विजयनगर किंगडम। अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये पर्शिया से आया था। अब्दुल रज्जाक ही केम फ्रॉम पर्शिया। फिर है अफनासी निकितिन, जिसको आप लोग निकितिन कहते हैं। निकितिन, दिस मैन केम फ्रॉम इटली, सॉरी, दिस मैन केम फ्रॉम रशिया। निकितिन केम फ्रॉम रशिया एंड निकोलो द कॉन्टी ही केम फ्रॉम इटली। तो 4312, उसके हिसाब से आपके पास ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर बोलता है, अगेन विजयनगर एम्पायर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है इन चारों डायनेस्टीज को। बढ़ते क्रम में मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई और सबसे लास्ट में कौन सी डायनेस्टी आई। तो मुझे जल्दी से हमको याद कर लेते हैं एक बार कि विजयनगर किंगडम में 4 डायनेस्टीज आती हैं। सबसे पहले थी संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? ऑफ कोर्स
तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी के बाद सर जो, नहीं गलत बोल दिया मैंने, दिस इज नॉट तुलुवा। सबसे पहले संगमा डायनेस्टी आती है, और संगमा डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है सालुवा। सालुवा के बाद आती है तुलुवा, क्योंकि तुलुवा डायनेस्टी से डील करते हैं हमारे कृष्णदेव राय। और बिल्कुल लास्ट डायनेस्टी जो है वो है अराविडू। तो अगर मैं इसका एक कोड बनाना चाहूं तो सबसे पहले है डी, फिर आता है बी, फिर है सी, और फिर है ए। तो डी बी सी ए, अगर ये कोड हम इसमें एक बार अरेंज करने की कोशिश करें तो डी बी सी ए, ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी करेक्ट, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर बोल रहा है कि अब्दुल रजाक वॉज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द यूनिक फीचर्स ऑफ विजयनगर फोर्टिफिकेशन। बिल्कुल, अब्दुल रजाक ने अपनी बुक्स में विजयनगर की वो फोर्टिफिकेशन वॉल्स के बारे में बताया है। तो चूज द फीचर्स ऑफ विजयनगर फोर्ट। तो विजयनगर फोर्ट की फीचर्स के बारे में बताओ जो अब्दुल रजाक ने बताए हैं। सबसे पहला, क्या अब्दुल रजाक ने अपनी बुक में यह बोला था कि दैट देयर वर 8 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड? 8 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स? नहीं सर, 8 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉल्स वर कंस्ट्रक्टेड। तो ये पॉइंट गलत है। ये कह रहा है नो मोटर वॉज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। अरे नहीं यार, वॉल्स कैसे बनाओगे, विदाउट मोटर तो बना ही नहीं सकते हैं। तो ही सेड मोटर वॉज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही बोल रहा है ये मोटर को यूज करना एक्चुअली में दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में होता है। हम लोग विजयनगर डायनेस्टी में वॉल्स को देखते हैं कि इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स को ये लोग खड़ा करके एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से वॉल बनाते थे। तो कोई भी मोटर का यहाँ पर यूज नहीं किया गया था। बिल्कुल ठीक बोल रहा है, सॉरी मेरे से गलती होगी बेटा। तो नो मोटर वॉज यूज इन कंस्ट्रक्शन, अब्दुल रजाक बोलते हैं। फिर बोलता है स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड। स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड क्यूज। बिल्कुल, मैंने वही तो बोला अभी, क्योंकि जब आप मोटर यूज नहीं करते हो ना बेटा, तब आपको जनरली स्टोन ब्लॉक्स ऐसे चाहिए होते हैं जो अपने आप को इंटरलॉक कर ले। तो वेज शेप्ड अगर स्टोन ब्लॉक्स होंगे तो एक के ऊपर एक खड़ा करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल ही सेड दिस। स्टेटमेंट नंबर डी, सर्कुलर बेस्टियंस एंड पिरामिड्स वर देयर इन फोर्ट्स। नो, देयर वर नो बेस्टियंस एंड पिरामिड्स, लाइक सर्कुलर बेस्टियंस और पिरामिड्स तो बिल्कुल ही नहीं थे। ये नहीं बताया अब्दुल रजाक ने। फोर्टिफिकेशन डिड नॉट एनक्लोज एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स, गलत। क्योंकि अगर वो 8 तरीके की फोर्टिफिकेशन वॉल्स थी, तो सबसे पहले फोर्टिफिकेशन वॉल्स के बीच में वो यही बताता है कि सर यहाँ पर फार्मर्स के एग्रीकल्चरल फील्ड्स हुआ करते थे। तो बिल्कुल एग्रीकल्चरल फील्ड्स को भी इन्होंने फोर्टिफिकेशन वॉल्स के अंडर ही रखा था। तो इन पांचों स्टेटमेंट्स में से मुझे केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है, दैट इज बी एंड सी। तो ऑफकोर्स यहां पर आंसर स्टेटमेंट बी एंड सी होगा। लेट्स फाइंड आउट इन द ऑप्शन दिया भी हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज व्हाट द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बोल रहा है कि मोस्ट पेजेंट्स ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया प्रोक्योर्ड अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी क्रॉप्स। मुगल टाइम के या मुगल पीरियड के दौरान ज्यादातर जो फार्मर्स थे वो एक साल में कम से कम कितनी क्रॉप्स उगा लेते थे। तो आईने अकबरी इसके बारे में अच्छी तरह डिटेल देती है। आईने अकबरी सेट कि एक साल में ज्यादातर जो फार्मर्स थे वो दो ही क्रॉप यहाँ पर उगा पाते थे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर आपसे बोल रहा है, 21 बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज ऑफ द मुगल्स अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन, फर्स्ट टू लास्ट। देखिए, जब मुगल्स इंडिया में आए तो सबसे पहले कैपिटल थी उनकी आगरा। अगर आपको ये भी पता है तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट से लास्ट तक बताना है। तो फर्स्ट कैपिटल रही है उनकी आगरा। आगरा काफी देर तक आगरा ही रही। फिर अकबर आते हैं और फतेहपुर सीकरी कैपिटल बनाते हैं, क्योंकि ये भी आगरा में ही है। तो फतेहपुर सीकरी इज द सेकंड वन। फतेहपुर सीकरी अकबर, अकबर के बाद जहां पे जहांगीर आते हैं दोस्तों, और जहांगीर के टाइम पीरियड में कुछ समय तक कैपिटल लाहौर बनी रही। तो दिस इज द थर्ड। और उसके बाद जाकर बिल्कुल लास्ट में शाहजहां जो है वो शाहजहानाबाद कैपिटल को ले जाते हैं। तो द करेक्ट सीक्वेंस इज ए सी ए डी बी। CADB के हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड में क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑल्सो आस्किंग यू अबाउट द टू लिस्ट। लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करना है। लिस्ट वन में बुक्स के नेम है और लिस्ट टू में राइटर्स। तो अकबरनामा आईने अकबरी वी नो द राइटर इज अबुल फजल। तो ए का तो सेकंड हो ही गया। अगर ये भी पता था तो आप आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। बट फिर भी देख लेते हैं। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, हुमायूं की सिस्टर ने लिखी है, एंड हिज नेम इज हर नेम इज गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा के राइटर गुलबदन बेगम, एंड हु वाज गुलबदन बेगम, सिस्टर ऑफ हुमायूं।
उसके बाद आता है बादशाह नामा। डियर बादशाह नामा इज रिटन बाय अब्दुल अब्दुल हमीद लाहौरी। अच्छा एक बुक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आलमगीर नामा इज ऑफ कोर्स रिटन बाय, लाइक द लास्ट बुक विच इज आलमगीर नामा, इट इज रिटन बाय मोहम्मद काजिम। प्लीज आलमगीर नामा में औरंगजेब मत लगाना, क्योंकि आलमगीर जो टाइटल था ये औरंगजेब का था। ये भी आपको बता दूं, आलमगीर इज द टाइटल अडॉप्टेड बाय औरंगजेब। औरंगजेब को लिविंग सेंट भी हम लोग कहते हैं, है ना। इसके बाद चलते हैं, तो इसलिए उनको मैनेज करना पड़ा ये सारी चीजें। बट यहाँ पर हमीदा बानो बेगम के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो आई विल नॉट डिस्कस सर। फिर उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहा हूँ। अकबर के बाद फिर आते हैं जहांगीर, और जहांगीर की वाइफ जो है नूर जहां, बिल्कुल ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को काफी हद तक मैनेज करती है, ये करेक्ट है। जहांगीर के अलावा और कोई इसमें नहीं था, नूरजहां के अलावा और कोई नहीं था। जहांगीर के अलावा फिर आते हैं शाहजहां, और शाहजहां की दो बेटियां जहानारा बेगम और राशनौरा बेगम, बिल्कुल ये भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, और हम लोगों ने ये चैप्टर्स में पढ़ा है। उसके बाद नादिरा और रजिया। देखिए ये मुगल क्वीन के बारे में बात कर रहा है, तो रजिया तो वैसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि रजिया तो दिल्ली सल्तनत में आ गई है, और उसी तरीके से नादिरा भी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी होगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 अर्ली। तो इसलिए उनको मैनेज करना पड़ा ये सारी चीजें। बट यहाँ पर हमीदा बानो बेगम के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो आई विल नॉट डिस्कस सर। फिर उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहा हूँ। अकबर के बाद फिर आते हैं जहांगीर, और जहांगीर की वाइफ जो है नूर जहां, बिल्कुल ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को काफी हद तक मैनेज करती है, ये करेक्ट है। जहांगीर के अलावा और कोई इसमें नहीं था, नूरजहां के अलावा और कोई नहीं था। जहांगीर के अलावा फिर आते हैं शाहजहां, और शाहजहां की दो बेटियां जहानारा बेगम और राशनौरा बेगम, बिल्कुल ये भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, और हम लोगों ने ये चैप्टर्स में पढ़ा है। उसके बाद नादिरा और रजिया। देखिए ये मुगल क्वीन के बारे में बात कर रहा है, तो रजिया तो वैसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि रजिया तो दिल्ली सल्तनत में आ गई है, और उसी तरीके से नादिरा भी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी होगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 अर्ली। तो इसलिए उनको मैनेज करना पड़ा ये सारी चीजें। बट यहाँ पर हमीदा बानो बेगम के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो आई विल नॉट डिस्कस सर। फिर उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहा हूँ। अकबर के बाद फिर आते हैं जहांगीर, और जहांगीर की वाइफ जो है नूर जहां, बिल्कुल ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को काफी हद तक मैनेज करती है, ये करेक्ट है। जहांगीर के अलावा और कोई इसमें नहीं था, नूरजहां के अलावा और कोई नहीं था। जहांगीर के अलावा फिर आते हैं शाहजहां, और शाहजहां की दो बेटियां जहानारा बेगम और राशनौरा बेगम, बिल्कुल ये भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, और हम लोगों ने ये चैप्टर्स में पढ़ा है। उसके बाद नादिरा और रजिया। देखिए ये मुगल क्वीन के बारे में बात कर रहा है, तो रजिया तो वैसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि रजिया तो दिल्ली सल्तनत में आ गई है, और उसी तरीके से नादिरा भी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी होगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 अर्ली। तो इसलिए कंट्रोल किया, एंड दिस वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ये बोल रहा है बाजार ऑफ चांदनी चौक द थ्रॉबिंग सेंटर ऑफ शाहजहानाबाद, इट वाज डिजाइंड बाय हूम। चांदनी चौक का डिजाइन किसने रखा था? अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी जहानारा रोशनारा बेगम। और हमने अभी ये भी पढ़ा है कि शाहजहानाबाद कैपिटल शाहजहां ने बनाई थी, और शाहजहानाबाद ओल्ड दिल्ली को बोलते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे चांदनी चौक जिसने चांदनी चौक डिजाइन किया वो शाहजहां के समय ही होगा। और शाहजहां के समय यहाँ पर ना तो गुलबदन बेगम है और ना ही नूरजहां है। ऑफ कोर्स जो दवाई भी नहीं है, तो आंसर यहाँ पे जहानारा बेगम हो गया। थोड़ा सा अगर आप माइंड अप्लाई करें ना, तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अकबरनामा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हूम। अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था हेनरी बेवरेज ने। हेनरी बेवरेज ही ट्रांसलेटेड अकबरनामा इनटू इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि 25 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके क्या एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दूं। क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा है। लखनऊ वॉज रिप्रेजेंटेड बाय हूम आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। बेटा पहले मैं आपको लखनऊ की हिस्ट्री बता दूं, लखनऊ को ही अवध कहते हैं। 1857 के रिवॉल्ट में अवध एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने बोल दिया था कि प्लीज आप जाइए, और वाजिद अली शाह से उनका अवध छीन लिया था। कौन से ग्राउंड्स पर, अगर ये पूछा जाए तो ग्राउंड्स ये रखे गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा कि वाजिद अली शाह मिस गवर्नेंस कर रहे हैं। जबकि वाजिद अली शाह के ऊपर लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाने की बहुत कोशिश करी। एंड इफ यू रिमेंबर, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या बोलता है कि इफ अ बादशाह और अ किंग डाइज विदाउट अ लीगल मेल हायर, देन आफ्टर हिज डेथ हिज किंगडम विल ट्रांसफर टू द ब्रिटिशर्स। बट यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह का तो बेटा था, तो उनका बेटा कौन था वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो हु लखनऊ वॉज
प्रेजेंटेड बाय whom आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह? यहाँ पे नाम है बिरजिस कद्र। बट अगर आपसे पूछा जाए ना कि अवध 1857 के दौरान अवध, हु वाज द लीडर ऑफ अवध, यहाँ पे वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र नहीं आएगा। यहाँ पे बिरजिस कद्र की मदर और वाजिद अली शाह की वाइफ जीनत महल आएंगे। सॉरी, गलत हो गया ये भी, जीनत नहीं, हजरत महल आंसर है यहाँ पर, हजरत महल। इनकी पूरी फैमिली एक बार देख लीजिए, हजरत महल है वाइफ नवाब वाजिद अली शाह की, और इन दोनों के बेटे हैं बिरजिस कद्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कुछ कुछ लखनऊ से ही जुड़ा हुआ है। ये बोल रहा है कि अंग्रेज बहादुर ए मुल्क लाई लीनो, अंग्रेज बहादुर ए मुल्क लाई लीनो, द ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री। इन दिस फोक सॉन्ग मुल्क इज रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? कि अंग्रेज बहादुर आए और हमारा ये जो कंट्री है ये हमसे छीन लिया। यहाँ पर ये जो मुल्क है, ये कंट्री, ये कौन सी कंट्री की बात हो रही है? बेटा ये लाइन लिखी गई है अवध के लिए। ऑफ कोर्स दिस लाइन इज अपना रिटर्न फॉर अवध, और अवध को अंग्रेजों ने कैप्चर किया था 1856 में। पूछा जाए कौन से ग्राउंड्स पर, तो अवध को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ग्राउंड्स पर कैप्चर नहीं किया गया था। तो ग्राउंड जहां पे अंग्रेजों ने बताए थे मिस गवर्नेंस, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो ग्राउंड्स रखे थे वो रखे थे मिस गवर्नेंस, कि सर आप गवर्न अच्छा नहीं कर रहे हो नवाब वाजिद अली शाह, इसलिए आपको जाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ फरंगोइज फ्रैंगोइज सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रैंगोइज सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? आपको बता दूं फ्रैंगोइज सिस्टम जो 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 लिखते हैं, लाइक उनका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों माना जाता है, और किस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेंगोई सिस्टम इज इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज ऑफ रिवॉल्ट एंड म्यूटिनी। ये हम लोगों ने 1857 के रिवॉल्ट में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पढ़ा था। फ्रेंगोई सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये कभी के बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि फ्रेंगोई सिस्टम जो है ये है क्या, और ये किस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो बेटा फ्रेंगोई सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके चैप्टर में ही रिटर्न है, तो प्लीज इसमें घबराइएगा मत। आपका चैप्टर यहाँ पर क्या बोलता है कि सर फ्रेंगोई सिस्टम जो था ना, वो एक क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर था। कौन था? क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर। कहाँ का? सीतापुर का। तो ही वॉज अ क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ सीतापुर। ठीक है, इतना समझ में आता है। और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और शेयर करते हुए ये बताता है कि सर अ, जो रिवॉल्ट के मैसेज और जो इस पूरी म्यूटिनी के मैसेज किस तरीके से स्प्रेड हुए। और एक चैप्टर है, एक चैप्टर है जिसमें हवलदार इंस्पेक्टर जो फ्रेंकोई सिस्टन है उसका एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो चैप्टर का नाम है सिस्टन एंड तहसीलदार। यह आपकी बुक रिबेल्स एंड राज से डायरेक्टली उठ कर आया है, जिसमें वो ये आपसे पूछ रहा है कि किस तरीके से मैसेजेस 1857 रिवॉल्ट और म्यूटिनी के ट्रांसमिट हुए। तो वो यही बोल रहा है कि ये फ्रेंगोई सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये कौन है? तो ही इज द पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ सीतापुर। इसके ऊपर एक चैप्टर लिखा गया है, फ्रेंगोई सिस्टम एंड तहसीलदार। उसमें ये बताता है किस तरीके से रिवॉल्ट ऑफ 1857 के मैसेजेस ट्रांसमिट हुए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। ये बोल रहा है ब्रिटिश ऑफिशियल हु एस्टिमेटेड दैट 3/4 ऑफ द एडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज इन रिबेलियन। वो कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने ये बोला कि 3/4 लोग हम लोगों के अगेंस्ट हो चुके हैं? बड़ा ही मुश्किल लग रहा है इन लोगों को कंट्रोल करना। क्या वो हेनरी हार्लॉक थे, जेम्स आउटरम थे, कॉलिन कैम्पबेल थे, या फॉर्सिथ थे? ऑफ कोर्स द ब्रिटिश ऑफिशियल इज फॉर्सिथ। इनके ऊपर एक पूरी स्टेटमेंट दी हुई है रिबेल्स एंड राज में। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है द फेमस पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ सेलिब्रेट्स द ब्रिटिश सेवियर्स एंड शोज द इंडियन रिबेल्स इन पुअर लाइट। अगर हम रिलीफ ऑफ लखनऊ इस पेंटिंग को एक बार देख लें, मैं आप लोगों के लिए जो पेंटिंग है अपनी स्क्रीन में एक बार शेयर कर रहा हूं, आप एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। इफ यू गाइस कैन सी, बेटा ये वो पेंटिंग है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी एक बार। दिस इज द फेमस पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ। आप लोगों के एनसीईआरटी के चैप्टर रिबेल्स एंड राज में आपने ये पेंटिंग जरूर देखा होगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यस, दिस इज द पेंटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट।
रिलीफ ऑफ लखनऊ की ये पेंटिंग है। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो मरे कटे पड़े जो आपको दिख रहे हैं वो सब रिबेल्स हैं। और यहाँ पर जो घोड़े पर आपको दिख रहे हैं ऑफ कोर्स ये अंग्रेज यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रिबेल्स, ये रिलीफ ऑफ लखनऊ ये पेंटिंग किसने बनाई है। जब मैं सर्च कर रहा था इसे आपने तभी आंसर शायद देख लिया होगा, नहीं तो यहाँ पर वो आंसर लिखा भी हुआ है। रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग, इट इज मेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर। हु मेड इट? थॉमस जोन्स बार्कर। और यही हम लोगों ने ऑप्शन में यहाँ पर देखना है कि वो क्या लिखा हुआ। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ ये पेंटिंग थॉमस जोन्स बार्कर ने यहाँ पर बनाई है। क्वेश्चन नंबर 31, इस चैप्टर में मुझे पता है बहुत सारी पेंटिंग्स है, बहुत सारी, और मैंने उसको थॉरली डिस्कस भी किया है। बेटा इक्का दुक्का पेंटिंग जरूर वो आपसे पूछेगा अगले साल भी, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट ईयर पेपर में 1857 रिबेल्स एंड राज में बहुत सी पेंटिंग्स में एक पेंटिंग जरूर आपसे पूछी जाएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। 4-5 पेंटिंग्स है वहां पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे अगेन 5 स्टेटमेंट्स दे रखी है, सब्सिडरी अलायंस की स्टेटमेंट्स है। और ऑफ कोर्स इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को निकालनी है। तो ये बोल रहा है कि 1798 में सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। गलत, लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड डलहौजी तो गवर्नर जनरल बन के ही 1848 में आए थे। और सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो थी ये लॉर्ड वेल्सली लेकर आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी है चैप्टर में। हु ब्रॉट इट? लॉर्ड वेल्सली ब्रॉट इट। तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। दूसरी, यहां पर जो भी इस ट्रीटी को साइन करता था उसमें क्या होता था कि ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। बिल्कुल, आप लोगों को बचाने की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स अपने हाथों में लेते थे। करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर ये बोल रहा है कि जो भी एलाय ये ट्रीटी साइन करता था, ठीक है, उस एलाय के एरिया में एक ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरी को भेज दिया जाता था। अरे मिशनरी क्या करेगी यार? मिशनरी का काम होता है रिलीजन को, मतलब यहाँ पर फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना। तो मिशनरी का क्या काम है इसमें? तो ऑफ कोर्स ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरी नहीं, ब्रिटिश कंटिंजेंट, मतलब ब्रिटिश आर्मी कंटिंजेंट को प्लेस किया जाता था, ना कि मिशनरी को। गलत है ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर डी, एलाई कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर रूलर्स ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। क्वेश्चन ये गलत बीच में लिख दिया। एलायंस को ये परमिशन थी, मतलब एलायंस को ये बोला गया था कि अगर आपको इस तरह की किसी भी ट्रीटी किसी भी और राजा के साथ साइन करनी है ना, तो पहले ब्रिटिशर्स के से आप परमिशन लेंगे। हमने अगर परमिशन नहीं दिया है तो यू कैन नॉट एंटर इनटू सच ट्रीटीज विद अदर बादशाह। ऑफ कोर्स ये तो बोला ही था सब्सिडरी अलायंस में। स्टेटमेंट नंबर डी भी करेक्ट है, और हमको पता है कि वो परमिशन आपको कभी मिलने वाली नहीं है। स्टेटमेंट नंबर ई, द एलाई कुड एंटर इनटू वॉर विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश। एलाई ब्रिटिशर से बिना पूछे किसी से भी वॉर पर जा सकते थे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्रिटिश आर्मी एलाई के एरिया में रहती थी, एलाइज को उस ब्रिटिश आर्मी का खर्चा देना होता था। और एलाइज किसी को भी आग नहीं दिखा सकते थे कि अब बोल कर दिखा मेरे पास तो ब्रिटिश आर्मी है, या ब्रिटिश आर्मी का यूज ब्रिटिशर्स से पूछकर ही करते थे आप। और जो भी इंसान सब्सिडरी अलायंस को साइन करता था वो राजा अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी मेंटेन नहीं कर सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 31 के करेक्ट ऑप्शंस में बी एंड डी आर द करेक्ट, और वही आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे के सारे ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड इवेंट्स को यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। रेलवेज इन इंडिया आती है बेटा 1853 में, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। फिर वो लॉटरी कमेटी के बारे में बात करता है। फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस, एंड इफ आई नो, ऑल इंडिया सेंसस 1872 के आसपास ब्रिटिशर्स जो है ये कंडक्ट करते हैं। ब्रिटिश सेटिंग अप द ट्रेडिंग पोस्ट इन मद्रास, मेड्रॉस में ट्रेडिंग पोस्ट 1639 के आसपास स्टेब्लिश हो जाती है। तो ये तो सबसे पहले हो रहा है इसमें से, है ना। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, ये काम 1911 में हो रहा है। और एक बार लॉटरी कमेटी के बारे में मैं एम नॉट सो श्योर, बट जितना भी डेटा हमारे पास है उससे हम लोग एक बार अरेंज तो कर सकते हैं ना कि लास्ट में तो ई ही है। तो लास्ट में ई है, तो यहां पर दिख रहा है। फर्स्ट में होना चाहिए था डी। फर्स्ट में डी, मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन में, आई हैव गॉट द आंसर। फर्स्ट में डी है। सेकंड में लॉटरी कमेटी हो सकता है, होगा बिल्कुल। लॉटरी कमेटी का एक बार हम लोग ईयर निकाल लेते हैं।
बड़ा लॉटरी कमेटी जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में 1817 में स्टेब्लिश होती है। 1817, 1817। तो अब मुझे आंसर मिल जाएगा, ऑफ कोर्स बी है लॉटरी कमेटी। और इसके बाद आएगा मेरे पास ऑफ कोर्स रेलवे वाला ऑप्शन, 1853। रेलवेज के बाद आपके पास आ रहा है ऑल इंडिया सेंसस 1872। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर, दैट इज दिल्ली टू सॉरी कोलकाता टू दिल्ली। ये दिल्ली दरबार में होता है। वी नो दैट 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड गांधी जी पीपल्स लीडर। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो गांधी जी को, मतलब गांधी जी को लोगों का एक लीडर बना दिया था उन्होंने, गांधी जी को। ही लिव्ड लाइक देम। गांधी जी ने सबसे पहले तो इंडिया में आती वो धोती, मतलब वो पहना ताकि गांधी जी की वेशभूषा आप लोगों की वेशभूषा से मैच करे, तो बिल्कुल सही है। गांधी जी स्पोक योर लैंग्वेज, इंग्लिश जानते थे बट फिर भी आपकी भाषा में बात करी, तो ऑफ कोर्स ये भी एक ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ही वोर सिंपल धोती। गांधी जी ने सिंपल धोती यहां पर वियर करी, दिखता है। ही स्पेंट ईच डे वर्किंग ऑन चरखा। गांधी जी ने यहाँ पर चरखे पर बहुत समय बिताया है ना? मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो ही स्पेंट ईच डे ऑन वर्किंग ऑन चरखा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ही डिड नॉट डू मैनुअल लेबर। गांधी जी ने सारे काम अपने हाथों से करे, पता है। ही डिड मैनुअल लेबर, तो ये गलत होगा अगर मैं इसको अंडरलाइन ना करूं। तो ऑफकोर्स इन चारों चीजों ने कहीं ना कहीं गांधी जी को लोगों का एक लीडर बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो ये कह रहा है हाउ डिड गांधी जी ब्रॉडन ब्रॉडन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। गांधी जी ने नेशनलिज्म के तरीके को किस तरीके से पूरे इंडिया भर में इसको फैलाया। कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास है। अ न्यू ब्रांच ऑफ कांग्रेस वर सेटअप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब कांग्रेस की अलग अलग ब्रांचेस को इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में स्टेब्लिश किया गया। इससे क्या हुआ? इससे कांग्रेस की पकड़ हर इंडिया के हर पार्ट पर फैली। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गांधी जी का आइडिया था। इसके बाद क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर बी को एक बार देख लेते हैं। सीरीज ऑफ प्रजा मंडल्स पर स्टेब्लिश्ड। प्रजा मंडल का मतलब क्या होता है? कांग्रेस के नेता जा जाकर लोगों से मिलते थे, उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनते थे एंड नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा पे करता है नेशनलिज्म के आइडिया को पूरी इंडिया में स्प्रेड करने के लिए। गांधी जी ने एनकरेज किया कि कम्युनिकेशन ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग। तो भी आपको ये राष्ट्रवाद से रिलेटेड मैसेजेस को ट्रांसमिट करना है ना, वो हमेशा लोगों की उनकी भाषा में ही होना चाहिए। अगर मदर टंग में आप लोगों ने मैसेजेस को प्रमोट नहीं किया ना, तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहे थे गांधी जी यहाँ पर, कि यहाँ पर प्लीज अपना वेस्टर्न कल्चर मत दिखाने लग जाना कि आप वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न कंट्री से पढ़कर आए हैं, आपको बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। आपको इंडियंस को प्रमोट करना है तो इंडियन लैंग्वेज में ही प्रमोट कर पाओगे। ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी वॉज नॉट एबल टू गैदर सपोर्ट ऑफ इंडियन ऑन्टरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। नहीं यार, गांधी जी को बहुत सपोर्ट मिला था इनका, क्योंकि इन लोगों को तो ब्रिटिश अंपायर की वजह से सफर ही करना पड़ रहा था ना, क्योंकि इनकी रेवेन्यू, इनके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऑफकोर्स इनको लगा कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इनका भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो देवर ऑल्सो गांधी जीज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। तो गलत है ये, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और आंसर है ए, बी एंड सी, विच इज ऑप्शन नंबर टू। चलते हैं 35th क्वेश्चन पर। ये सारे इवेंट्स को हम लोगों को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। सबसे पहले वो बोल रहा है लाहौर सेशन एंड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। ये पंडित नेहरू करते हैं लाहौर सेशन, इफ यू रिमेंबर 1929 में इसको मांगा गया था। जनवरी 26 गांधी जी promoted to celebrate Independence Day in a traditional way. Salt March begins. Salt was made by Gandhiji and salt law was broken at Dandi. We know that Salt March, अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद है सॉल्ट मार्च की डेट, तो भाई मार्च से लेकर अप्रैल तक गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था और 1930 में हुआ था। तो 12 मार्च को तो चलिए सॉल्ट मार्च बिगिन, 12 मार्च 1930 सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ। मैं बिल्कुल आपकी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, एज इफ मुझे भी कुछ नहीं पता, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। तो सॉल्ट गांधी जी ने सॉल्ट मार्च खत्म करने के बाद ही ऑफ कोर्स सॉल्ट गांधी जी ने बनाया होगा। तो 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ने यहाँ पर सॉल्ट बनाया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने कर दिया स्टार्ट। एंड इफ वी कैटेगोरिकली स्टडी द चैप्टर, तो वहां पर ये भी लिखा हुआ है कि जब इंडिया में ये सारी चीजें हो रही थी उस समय जो है वो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रहे थे। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गई नहीं क्योंकि वो सॉल्ट मार्च हो रहा था इंडिया में।
और इस समय इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। इरविन गांधी जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि सर देखो ऐसा है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने से पहले आप ये प्लीज अपना ये सॉल्ट मार्च वगैरह खत्म करो, एंड आई एडवाइज यू टू प्लीज काइंडली गो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू लंदन। और गांधी जी अपनी डिमांड्स रखते हैं उनके सामने। तो इरविन बोलते हैं ठीक है यार, आई एक्सेप्ट ऑल ऑफ योर डिमांड्स, अब ये सॉल्ट मार्च सिविल डिसोबीडियंस बंद करो और सीधा लंदन जाओ। तो गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, एंड वी नो दैट इट वाज साइंड ऑन मार्च 5th 1931। ये भी डेट आप लोगों के पेपर में लिखा हुआ है ना जी। तो ये तो बिल्कुल एक बाद एक CDE, ये तो एक के पीछे एक हो रहे हैं इवेंट। तो CDE भी अगर मैं देखूं एक के पीछे एक कहाँ लगे हुए हैं, तो एक तो ऑप्शन नंबर ए में लगे हुए हैं और एक ऑप्शन नंबर डी में लगे हुए हैं। तो इन दोनों में से ही हमारा एक आंसर होने वाला है। और ये बोल रहा है कि लाहौर सेशन शुरू होता है 1929। गांधी जी 26 जनवरी को वोट करते हैं कि इसको इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करो ट्रेडिशनल मैनर में। तो कहीं ना कहीं जब तक लाहौर सेशन की हिस्ट्री को नहीं पता होगी तब तक ऑप्शन नंबर बी भी आपको समझ में नहीं आएगा। भाई लाहौर सेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड व्हाट ही सेड कि नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1930 शुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। तो वो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस ने बोला, तभी गांधी जी ने प्रमोट किया। तो ऑफ कोर्स ये वाला इवेंट जो है ये 1930 में हुआ था। ये आपको डेट मिल गई, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आई नो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ट्राई टू मेक योर सेल्फ एक्सट्रीमली क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 भी भाई साहब वही पूछ रहा है। देखो ये बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। सबसे पहले इसमें से क्या हुआ था? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। भी नो, गांधी जी ने आते ही सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। वी नो दिस, यस और नो? यस वी नो। नहीं, चंपारण सत्याग्रह से पहले यहां पर एक और चीज है, दैट इज बारडोली सत्याग्रह। एंड अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो पहली बात आपको बता दूं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला सत्याग्रह है। एंड we have to arrange the following movements in order of their occurrence. Bardoli Satyagraha happened in 1928. It happened in 1928. Champaran Satyagraha, I think it should happen first. तो ऑप्शन ई चंपारण वाला कहीं है। ये वैसे मुझे आंसर दिख तो रहा है, बट फिर भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बारडोली सत्याग्रह के बाद यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह लिखा हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह हैपेंड इन 1918। और सत्याग्रह खत्म होते हैं तो रॉलेट एक्ट आ जाता है। रॉलेट एक्ट के बाद रॉलेट सत्याग्रह होता है 1919। क्विट इंडिया मूवमेंट हैपेंड इन 1942। तो इफ वी अरेंज ऑल ऑफ दीज तो मेरे पास एक कोड बन रहा है ई, सेकंड इज ए, ई ए, सही है ना? हाँ जी, ई ए सी, ई ए सी, देन वी हैव बी, एंड द लास्ट वन इज डी। ई ए सी बी डी, यस। और एक बार नीचे देख लेते हैं, ई ए सी बी डी कोई है? ओके 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 बेटा, यहाँ पर ना हमने थोड़ा ऑप्शंस को मिस टाइप कर दिया, शायद इस चक्कर में आंसर यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा। ये गलती से ऊपर होना चाहिए था ई और नीचे होना चाहिए था बी, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर थोड़े ऑप्शंस मिस टाइप्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, इसको एक बार देख कर जाइएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 अगेन मैच द फॉलोइंग्स है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है शौकत अली। देखिए अगर आप थोड़ा बहुत शौकत अली के बारे में जानते हैं तो शौकत अली और एक और अली है, शायद मोहम्मद अली है। इन्होंने फाउंडेशन किया था ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट का। ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू हुआ था। और ये क्यों हुआ था तो ये भी मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की है वो हार गया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया ना कि टर्की में मौजूद कैलिफ को और कैलिफ से सारे राइट्स छीन लिए। कैलिफ की पोजीशन को काफी नुकसान पहुंचाया। तो इसलिए कैलिफ क्योंकि मुसलमानों का एक सरदार होता था बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ये बात इंडिया में मौजूद मुस्लिम्स को पसंद नहीं आई ऑफ कोर्स। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ये खिलाफत मूवमेंट के लिए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाते हैं, जिसके लीडर महात्मा गांधी चुने जाते हैं। उसके बाद जो हमें पता है हम पहले वो लगा लेते हैं। हमको पता है कि ए का 4 है और ए का 4 सभी में दिया हुआ है। चलो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई।
उसके बाद मुझे लग रहा है जयप्रकाश नारायण थोड़ा ठीक रहेगा। नेक्स्ट इज जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एक सोशलिस्ट मेंबर रह चुके हैं कांग्रेस के, ये भी आपको बता दूं। जयप्रकाश नारायण ने ही, जेपी नारायण इनको बोलते थे, इन्होंने जेपी मूवमेंट चलाया था अगेंस्ट इंदिरा गांधी। तो मुझे लगता है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड वुड बी द करेक्ट वन। और अगर मुझे पता है कि जयप्रकाश नारायण एक सोशलिस्ट मेंबर है कांग्रेस के, तो मैं यहाँ पर छटनी कर सकता हूँ। इधर ऑप्शन नंबर टू वुड बी करेक्ट और थ्री वुड बी करेक्ट। उसके बाद चलते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय पर। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये मैडम जुड़ी है सॉल्ट सत्याग्रह से। आपने पढ़ा भी होगा सॉल्ट सत्याग्रह में यूं तो बहुत ही कम विमेन थी। सरोजिनी नायडू थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी, ये सब थी सॉल्ट सत्याग्रह में। और सरोजिनी नायडू के कहने पर ही गांधी जी ने विमेन्स को एंट्री दिया था सॉल्ट सत्याग्रह में। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, शी इज कनेक्टेड विद सॉल्ट सत्याग्रह। और यहां पर मुझे मेरा आंसर मिल गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और एनी बेसेंट को भी देख लेते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर है एनी बेसेंट। चलिए जी, एट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि महात्मा गांधी ही ट्राइड टू ऑब्टेन फॉर पेजेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फ्रीडम टू कल्टीवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस। कौन सी में महात्मा गांधी ने ये बोला था? देखिए, राजकुमार शुक्ला ना महात्मा गांधी को लेकर गए थे चंपारण। चंपारण में क्या हो रहा था? चंपारण में ना सभी फार्मर्स ने इंडिगो काट के तैयार कर लिया था, एंड एवरीवन वाज वेटिंग कि अब ब्रिटिशर्स वो इंडिगो इनसे खरीदेंगे। ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था। तो राजकुमार शुक्ला लेकर आए महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी यहाँ पर ब्रिटिशर्स के सामने, प्लांटर्स के सामने एक ही बात बोलते हैं कि सर इस बार इसको खरीद लो, नेक्स्ट टाइम फार्मर्स के पास चॉइस देना कि वो कल्टीवेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो दिस इवेंट हैपेंड इन 1917, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 38 डन। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सेड लीडर ऑफ मुस्लिम लीग हु ड्राफ्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। कौन था वो मुस्लिम लीग का लीडर जिसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट था? इसका नाम याद कर लेना, सिकंदर हयात खान। He drafted this Pakistan resolution. He said that in that resolution कि there has to be a separate country for the welfare of our caste, means for Muslims. क्वेश्चन नंबर 40th, और उसके बाद आपके पैसेजेस शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40th पूछ रहा है कि amid all the turmoil of the partition, one man's valiant efforts to restore communal harmony bore fruit. Who is being discussed in these lines? In these lines, इस लाइन में वो कौन सा एक इंसान है जिसके एफर्ट्स ने यहाँ पर कम्युनल हार्मनी को इंडिया में बना के रखा? ऑफ कोर्स इन सब कम्युनल हार्मनी के लिए एक इंसान जो जाना चाहता है इंडिया में, ही इज नथिंग लेस देन गांधी। ऑफ कोर्स आंसर इज महात्मा गांधी। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 40 इज डन। नाउ हेडिंग फॉरवर्ड पैसेज है आपके लिए, और इस पैसेज को एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद आंसर्स को डिस्कस करने के लिए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पैसेज है फिफ्थ रिपोर्ट। तो referring to the conditions of zamindars and the auction of lands, the fifth report stated revenue was not realized with punctuality, and the lands to considerable extent were periodically exposed to sale by auction in the native year 1203. Corresponding with 1796-97, the land advertised for sale comprehend a jumma or assessment of sikka rupees. The extent of land actually sold bore a jumma or assessment of this much. तो जनरली एक फिफ्थ रिपोर्ट है, और अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये फिफ्थ रिपोर्ट जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के परमानेंट सेटलमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पहला यही पूछता है कि ब्रिटिश ऑफिशियल का नाम बताइए जिसने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। मैंने बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईयर भी जानना चाहते हैं तो 1793। परमानेंट सेटलमेंट को लाने से पहले बंगाल का असेसमेंट हुआ था रेवेन्यू का। अब ये पैसेज से आ रहा है फ्रॉम द फिफ्थ रिपोर्ट रेफरिंग टू द कंडीशंस ऑफ, अच्छा दोबारा से वही पैसेज आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, हाँ जी, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है बेटा। व्हाट वर द ऑफिशियल्स ट्राइंग टू शो थ्रू द फिगर्स? इन फिगर्स को दिखा के ऑफिशियल्स क्या शो करना चाह रहे हैं? पहला, द मैल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन एंड मिसरूल। ऑफ कोर्स फिफ्थ रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि वो पहले एक्सटेंड दिखा रहा है कि कितना रेवेन्यू आना चाहिए था, कितना आया। तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू शो व्हाट, यू आर ट्राइंग टू शो कि कितना ज्यादा करप्शन हो रहा है रेवेन्यू असेसमेंट में।
सेकंड, ड्रॉबैक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, नहीं, परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम्स को ड्रॉबैक अगर वो दिखाएंगे तो ऑफकोर्स क्यों ही लेकर आते कॉर्नवालिस। सी, इनएफिशिएंसी रेवेन्यू कलेक्शन, हाँ, कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी तो है रेवेन्यू कलेक्शन में, बट वो रिपोर्ट को अगर आप देखें तो वो ये भी दिखा रही है कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद हम लोग कितना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन स्टेब्लिश कर देंगे। तो क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं जमींदारी सिस्टम को भी यहाँ पर पोर्ट्रे कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल जमींदारी पावर। हाँ, इस रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि जमींदारी पावर का कोलैप्स यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि अपन लोगों को करेक्ट आंसर इसमें से चूज करना था, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। इसके बाद दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा 43rd क्वेश्चन फिफ्थ रिपोर्ट से ही है। फिफ्थ रिपोर्ट के इस 43rd क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन 1798, रॉन्ग, 1793, नॉट 98, तो ये तो गलत ही हो गया। तो अगर ए स्टेटमेंट गलत है तो आंसर में जहां जहां पर ए को करेक्ट लिखा हुआ है वो हटा दो। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन बी या डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है जी, तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। अंडर दिस सिस्टम जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट द रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। हाँ भाई, रेवेन्यू कलेक्टर ही थे जमींदार, उन्हीं को बनाया गया था मिडिलमैन। तो सही है बेटा ये स्टेटमेंट। ड्यू टू हाई इनिशियल डिमांड जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, बहुत ज्यादा डिमांड थी ना, इसलिए जमींदार पे ही नहीं कर पा रहे थे। दिस इज करेक्ट। फेस्ड विद एन एक्सॉर्बिडेंटली एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेवेन्यू डिमांड जमींदार फ्लेड टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भाग गए थे जमींदार इतना डिमांड देखने के बाद रेवेन्यू का। नहीं भाई, जमींदार छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, उनकी तो जमींदारी ऑक्शन की जा रही है, तो उनको तो भागने की जरूरत ही नहीं है ना। उनकी तो जमींदारी अंग्रेज बेच रहे हैं किसी और को, ऑक्शन ऑफ। इस तरीके से उनका डिफॉल्ट पेमेंट जमींदार कलेक्ट करते थे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, दे आर करेक्ट एंड दिस इज वेयर द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44 भी फिफ्थ रिपोर्ट से ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आइए ढूंढते हैं। 44th में यहां पर ये रहा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मीनिंग ऑफ जुम्मा इज, जुम्मा का मतलब क्या होता है? जुम्मा का मतलब होता है बेटा असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, मींस कितना आना चाहिए पैसा, अमाउंट कलेक्टेड नहीं, असेसमेंट करना। असेसमेंट के बाद एक रिपोर्ट आती है ना कि सर मुझे लगता है कम से कम 5-6 लाख तो आना ही चाहिए, कम से कम इतना पैसा तो सर आना ही चाहिए। इसको असेसमेंट कहते हैं, और कितना आता है दैट इज द एक्चुअल अमाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45th इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम फिफ्थ रिपोर्ट। आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45th आप लोगों से पूछ रहा है फिफ्थ रिपोर्ट से। ये रहा क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इशूड अ डेक्री दैट द प्रॉपर्टी ऑफ डैश वुड नॉट बी टेकन ओवर इवन इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। एक अच्छी बात थी, ब्रिटिशर्स ने यहां पर बोल दिया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी का ओनर महिला है, विमेन है, तो अगर वो पेमेंट नहीं भी करते हैं लैंड रेवेन्यू का तो उनकी प्रॉपर्टी हम लोग कॉन्फिस्केट नहीं करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर विमेन है। क्वेश्चन नंबर 46 को एक बार देख लेते हैं। अब ये पैसेज थोड़ा सा चेंज हो गया। आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज ड्यूरिंग द डिबेट ऑन 27th of August 1947, Govind Ballabh Pant said, I believe separate electorates will be suicidal to the minorities. ये स्टेटमेंट गोविंद बल्लभ पंत की है। एंड विल डू देम ट्रिमेंडियस हार्म। पहली बात तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते क्या थे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब बेटा मान के चलो किसी एक एरिया में दलित कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो आपने क्या किया, आपने दलितों को दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट। और इससे हुआ क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट देने के बाद सबसे पहला चीज क्या हुआ कि उस जगह से जो सीट होगी ना, मतलब जो पॉलिटिशियन इलेक्ट होगा वो दलित होगा, और उस दलित को वोट करने वाले लोग भी दलित ही होंगे। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, ऐसे में आप गांधी जी की बात करें तो गांधी जी बोलते थे कि अगर हम सीट और वोटर्स दोनों ही हम लोग रिजर्व कर दे, दोनों हम अगर हम रिजर्व करते हैं तो इससे होगा क्या, इससे हम एक कंट्री को बहुत सी कंट्रीज में डिवाइड कर देंगे। तो ये तो सुसाइडल हो ही गया अपने आप में। तो ये ऑफ कोर्स ये गोविंद बल्लभ पंत ठीक ही कह रहे थे। आइए एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इशूड अ डेक्री दैट द प्रॉपर्टी ऑफ डैश वुड नॉट बी टेकन इवन इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। ऊपर वाला कहीं ना कहीं उठाकर यहाँ पे रख दिया, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 47 शुरू करते हैं एक बार। 47 से ये पैसेज शुरू हो रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यही है, विच मिनिस्टर फ्रॉम मद्रास मेड अ पावरफुल प्ली
फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये गोविंद बल्लभ पंत के अगेंस्ट कौन सा ऐसा लीडर था जिसने बोला कि नहीं 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 नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो होना ही चाहिए, इसको तो कंटिन्यू करो ही करो। तो अगर आप इस पैसेज को पूरा पढ़ें, हालांकि पैसेज में आंसर नहीं मिलेगा, बट आंसर यहाँ पर है बी पॉकर बहादुर। पॉकर बहादुर ने बोला था यहाँ पर कि नहीं नहीं नहीं, ये भैया सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू करो, क्योंकि दलितों के साथ और भी बहुत सारी कम्युनिटीज के स्टेक्स मतलब जुड़े हुए हैं। अगर इनको मिलेगा तो बाकी सब कम्युनिटीज भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अ पॉइजन दैट हैज एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? Who said this? Separate electorate was a poison that has entered the body politic of our country. Of course, पूरा की पूरा स्टेटमेंट वैसे बल्लभ पंत जी का है, बट यहाँ पे बल्लभ पंत ऑप्शन तो है नहीं। तो ये स्टेटमेंट दिया था बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसको याद कर लेना। ही सेड की सेपरेट इलेक्टोरेट किसी जहर से कम नहीं है जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में घुस गया है। और बहुत सारे लोग इसी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बेसिस पर वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 49 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 भी कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट्स उसी पैसेज से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 49 इज सेइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिंस दे आइसोलेटेड द माइनॉरिटीज फ्रॉम मेजॉरिटीज। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? भाई सेपरेट इलेक्टोरेट खुद एक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्टेड है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज को खुद ही मेजॉरिटी से अलग कर देता है, आइसोलेट कर देता है। ये बेगम अजीज एजाज सॉरी बेगम एजाज रसूल ने बोला था। बेगम एजाज रसूल ने ये स्टेटमेंट यहाँ पर डिक्लेयर किया था। बहुत अच्छा ही बोला मैडम ने, इन्होंने कोई गलत नहीं बोला यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो बोल रही है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट आप कह रहे हैं जहर नहीं है। मुझे लगता है सेपरेट इलेक्टोरेट अपने आप में एक जहर है। क्यों? क्योंकि इस सेपरेट इलेक्टोरेट ने क्या किया, इसने मेजोरिटी को माइनॉरिटी से अलग लिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट अपने आप में ही एक जहर है, उससे कम नहीं है। मैडम तो ठीक ही कह रही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द पेपर 2022 सीयूटी में। एंड आई एम सो थैंकफुल अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो लास्ट टाइम तक देखा। अगेन आई एम रिपीटिंग, काइंडली ज्वाइन द चैनल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन, ताकि इन फ्यूचर 2025 का टारगेट है हम लोगों का सीयूटी अच्छे नंबर से क्रैक करना, और हमारे एस्पायर्ड कॉलेजेस में हम लोगों को जाना है। तो उसकी जर्नी में एडू प्रेपरेटर ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट। Yes, dear. There is the unwholesome and to some extent degrading habit of thinking change in terms of communities and never in terms of citizens. ये स्टेटमेंट एज इट इज आप लोगों को पैसेज में देखने को मिलेगी। ये गोविंद बल्लभ पंत ने बोला था, तो केवल एक ही क्वेश्चन में गोविंद बल्लभ पंत आंसर है, जबकि पूरा की पूरा पैसेज आया गोविंद बल्लभ पंत की तरफ से है। और दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ 2022 history domain paper, and I'm so thankful you guys were listening me my video throughout the end, you watched it, and I believe कि आप लोगों ने कॉपर सॉरी आपने कॉपी पेन अपने साथ रखा होगा, and you were kept on noting the important points। ये स्लाइड्स, ये सारी की सारी जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, ये एडू प्रेपरेटर की वेबसाइट पर अपलोडेड है। एनीवन कैन डाउनलोड इट, इट इज फॉर फ्री। वीडियो भी आप लोगों के लिए फ्री है। हम लोग तो केवल एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है हर साल पिछले साल के मुकाबले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यहाँ पर ऑप्शंस में गलत है, बट अगले साल वही ऑप्शंस क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आरवी धुलेकर, बी पॉकर बहादुर, बेगम एजीज रसूल, ये तीन लोग हैं। इनके बारे में भी आपका चैप्टर कुछ ना कुछ बोलता ही है। और आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 वही एक डिबेट है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या माइनॉरिटीज को दिए जाने चाहिए या रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसीज। अगर हमें थोड़ा बहुत पता हो तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड वैसे तो पंडित नेहरू नहीं, डॉक्टर अंबेडकर भी करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। बट थोड़ा बहुत यहाँ पे याद कर लीजिए ना, गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 49, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स उससे रिलेटेड है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस टाइम पे कौन से यहाँ पर एक, या ये कह लीजिए लीडर ने ये बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, जिसको आप देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उस माइनॉरिटी को ही खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटीज को आइसोलेट करती है मेजॉरिटी से। पहली बात तो सेल्फ
डिस्ट्रक्टिव तो आपको क्या समझ में आ ही गया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं ये समझ लो। सपोज करो दोस्तों, एक सीट है, ठीक है, कोई भी अपने सीट मतलब कोई भी एमपी की सीट देख लो, कोई भी एमपी की कॉन्स्टिट्युएंसी की बात कर ले। उस कॉन्स्टिट्युएंसी में ज्यादातर हिंदू रहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि उस कॉन्स्टिट्युएंसी से जो भी एमपी खड़ा होगा वो एक हिंदू होगा। ठीक है, चलो मैंने ये तो बोल दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हिंदू तो होगा, बट उस सीट के ऊपर जो वोट करने वाले वोटर्स भी होंगे ना, वो भी हिंदू ही होने चाहिए। तो एक तो वोटर्स भी हिंदू, एक सीट पर खड़े होने वाला जो कैंडिडेट है वो भी हिंदू। ऐसे में उस कॉन्स्टिट्युएंसी में रहने वाले बाकी रिलीजन के लोगों के साथ अच्छा हुआ क्या? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं हुआ ना। तो इसलिए गांधी जी भी अगेंस्ट थे इसके। और कौन सा लीडर था जिसने ये बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो सर आप अपने आप में ही एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज है, माइनॉरिटीज को बिल्कुल मेजॉरिटी से आइसोलेट कर देता है। तो बेटा ये है बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल ने ये बात बोली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होगा सीयूटी 2025 में। ठीक है जी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। आइए दोस्तों चलते हैं 50th क्वेश्चन पर। 50th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पैसेज को एक बार पढ़िए। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 50th आप लोगों से ये पूछ रहा है कि देर इज द अनहोलसम एंड टू सम एन एक्सटेंट डिग्रेडिंग हैबिट ऑफ थिंकिंग चेंज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज एंड नेवर इन टर्म्स ऑफ सिटीजन्स। ये कथन किसने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में? जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हो रही थी तो ये किसने बोला था? बेटा आंसर यहां पर है गोविंद बल्लभ पंत। एंड इन दिस वे वी फिनिश ऑफ द डिस्कशन फॉर सीयूईटी 2022 पेपर। 2022, 2023, 2024 तीनों पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और 2025 का गेस्ट पेपर भी मैं लेकर आऊंगा बेस्ड अपॉन इन तीनों साल के पेपर्स को देखकर। हम लोगों ने एक चीज तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देख ली कि हर एक साल जो है ना वो पिछले साल के कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेगम एजेज रसूल, एनसी रंगा, बी पॉकर बहादुर, ये तीनों ऑप्शंस गलत है, ये हमें पता है। बट इन तीनों ऑप्शंस पर अगले साल क्वेश्चन बन सकता है कि बेगम एजेज रसूल ने क्या बोला था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट में, एनसी रंगा क्या बोलते हैं, बी पॉकर बहादुर क्या बोलते हैं। तो आई होप आपने मेरी वीडियो थ्रू आउट द एंड देखी होगी। एंड इफ यू डू, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई लिसनर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। प्लीज अपना प्यार इस तरीके से दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। करंट अफेयर्स भी मैं आप लोगों के लिए बहुत थॉरली बना रहा हूं बेटा, वो वीडियो भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे सभी का लिंक हम लोग दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।